सरकार की योजना में जो सबसे पहला योजना जो है आपका देखिए कृषि उड़ान योजना, ठीक है। कौन सा योजना है? कृषि उड़ान योजना चर्चा में था, खबरों में था, क्यों था? तो ध्यान में, कृषि उड़ान योजना के अंतर्गत 58 हवाई अड्डे शामिल हुए। कितने हवाई अड्डे हैं इसके अंतर्गत? डाटा इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिए कितने हैं। कृषि उड़ान योजना के अंतर्गत 58 हवाई अड्डे शामिल हुए, ठीक है। कृषि कृषि उड़ान योजना 2.0 की घोषणा 27 अक्टूबर 2021 को की गई थी, जो मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों, उत्तर पूर्वी राज्यों और आदिवासी क्षेत्रों से खराब होने वाले खाद्य पदार्थों के परिवहन पे केंद्रित थी, ठीक है। मतलब नॉर्थ ईस्टर्न के खास करके वैसे राज्य, या फिर मतलब जो पहाड़ी क्षेत्रों के राज्य है, ठीक है, उनके जो खाद्य उत्पाद जो खराब हो जाते हैं परिवहन की कमी की वजह से, क्योंकि परिवहन की सुविधा नहीं होती है, तो इस योजना के अंतर्गत 58 हवाई अड्डे को मतलब शामिल किया गया। उनके खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पे मतलब परिवहन किया जाएगा, ठीक है। इस योजना का मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने वाले 25 हवाई अड्डों के अलावा अन्य क्षेत्रों के 33 हवाई अड्डों को शामिल किया गया है, ठीक है। मतलब इन क्षेत्रों के उत्पाद को देश के दूसरे हिस्से में पहुंचाया जाएगा इन हवाई अड्डों की मदद से, ठीक है। कितने हवाई अड्डा है? 58। कितने हवाई अड्डा? 58, जिनमें से बात करेंगे उत्तर पूर्वी पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्र के कितने हवाई अड्डे? 25, और अन्य क्षेत्र के कितने हवाई अड्डे? 33 हवाई अड्डे, ठीक है। आप चलेंगे भारतीय वन एवं लकड़ी प्रमाणीकरण योजना चर्चा में था। रीजन क्या है? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजनाएं शुरू की है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। IFWCS भारत की राष्ट्रीय वन प्रमाणन योजना है, और इसे देश में सतत वन प्रबंधन, वनों के बाहर पेड़ों के सतत प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। ये स्वैच्छिक तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण प्रदान करता है। इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या? IFWC का फुल फॉर्म पता है क्या होगा? एक मिनट, इसका फुल फॉर्म चेक करता हूँ, ठीक है। गूगल भी इसका फुल फॉर्म नहीं बता रहा, हटा दे दीजिए, ठीक है। इसका हिंदी में यही होगा, इसका हिंदी में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारतीय वन और, ठीक है, भारतीय वन और, ठीक है, लकड़ी प्रमाणन योजना शुरू की है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म हिंदी में ही दिया हुआ है, ठीक है। इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम। हाँ वही होगा, ठीक है। इंडियन फॉरेस्ट वुड सर्टिफिकेशन स्कीम हो जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इनके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी दिया हो वो देख लेते हैं, ठीक है। तो IFWCS विभिन्न संस्थाओं, राज्य वन विभाग, व्यक्तिगत किसान या किसान उत्पादक संगठन को बाजार प्रोत्साहन प्रदान करता है, जो अपने संचालन में जिम्मेदार वन प्रबंधन और कृषि वन की प्रथाओं का पालन करते हैं। प्रमाणन लकड़ी और गैर लकड़ी वन उपज दोनों के लिए लागू है। इसमें 3 प्रकार के प्रमाणन शामिल है, यानी वन प्रबंधन प्रमाणन, TOF प्रबंधन प्रमाणन और कस्टडी प्रमाणन की श्रृंखला। वन उत्पादन का पता लगाने के लिए क्षमता है। बस इतना ध्यान में रखना है। इसकी शुरुआत की गई है, किस मंत्रालय ने शुरुआत की है? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। अब आते हैं अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना। ये खबरों में है, क्यों खबरों में है? तो पर्यटन मंत्रालय मध्य प्रदेश के इंदौर में अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत प्रशिक्षण आयोजित कर रहा है। कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। योजना का नाम क्या है? अमृत धरोहर क्षमता, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे, तो अमृत धरोहर पहल 2023-24 बजट योजना के तहत रोजगार के अवसर पैदा करने और स्थानीय आजीविका का समर्थन करते हुए देश में रामसर साइटों के अद्वितीय संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जून 2023 के दौरान MOEF CC द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल, क्या होगा? MOEF कुछ ऐसे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल करके कुछ होगा, ठीक है। MOEFCC देश भर में रामसर स्थलों की, ठीक है, प्रकृति पर्यटन क्षमता का उपयोग करके स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका के लिए अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से MOT के साथ संयुक्त रूप से, ठीक है, अमृत धरोहर पहल प्रकृति पर्यटन घटक को क्रांतित कर रहा है, ठीक है। बस ध्यान में रखना है अमृत धरोहर क्षमता जो है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट है, ध्यान में रखना। ये अमृत धरोहर योजना किससे संबंधित है? रामसर स्थल से संबंधित है। एग्जाम में यही पूछा जाएगा आपसे, रामसर साइट से संबंधित है। भारत में रामसर साइटों की संख्या कितनी हो गई है, क्या बताएंगे?
80। कितने रामसर साइट है? 80 है, ठीक है। सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु। अब आते हैं आगे। नहीं, 16 हो गया, सॉरी, दूगो फिर बढ़ा है, 16 हो गया, ठीक है। आगे आते हैं। वैकल्पिक किनका मैं क्यों कर रहा है? वैकल्पिक आजीविका कार्यक्रम के तहत क्या स्थानीय समुदाय के हेतु इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित किया जाएगा। इसके लिए उड़ीसा के भितरकनिका और चिलिका, उड़ीसा के 2 झील को, एक क्या नाम है? भितरकनिका, दूसरा क्या है? चिलिका, ठीक है। हरियाणा के सुल्तानपुर के अलावा श्रीरामपुर और यशवंत यशवंत सागर 5 प्राथमिकता वाले रामसर स्थलों में से 2 के एमओटी और एमओईएफसी के द्वारा चुना गया है। पांचों का नाम याद रखिए, ठीक है। उड़ीसा में 2 है, कौन कौन है? कनिका और चिलिका। भितरकनिका और चिलिका, ठीक है। सुल्तानपुर और सुल्तानपुर, शिरपुर और यशवंत यशवंत सागर कहाँ का है? हरियाणा। हरियाणा का, ठीक है। तो इसकी योजना के तहत 5 गो रामसर साइट को चुना गया है, ठीक है। पहला प्रशिक्षण 8 दिसंबर 2023 को हरियाणा के रामसर साइट सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है, ठीक है। अब आता है सबसे दिव्यांग जन राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। तो हाल में केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई मंत्री श्री नारायण नारे ने, ठीक है, रैम कार्यक्रम के तत्वावधान में 3 उप योजनाओं को, ठीक है, लागू की। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैम का फुल फॉर्म राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। बिल्कुल, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो राइजिंग एंड, ध्यान रखें, राइजिंग एंड एक्सिलरेटिंग, ठीक है, एमएसएमई परफॉर्मेंस होता है रैम। इसके तहत कितनी योजना शुरू की गई है? तो ध्यान में रखेंगे, उप योजनाएं कितनी लॉन्च की गई? 3। सबसे पहला क्या है? तो एमएसएमई उपहार योजना, ठीक है। इसका उद्देश्य एमएसएमई को ब्याज छूट और क्रेडिट गारंटी समर्थन के साथ हरित प्रौद्योगिकी अपनाने में मदद करना है। दूसरा है एमएसएमई स्पाइस योजना, ठीक है, सर्कुलर इकोनॉमी में संवर्धन और निवेश के लिए एमएसएमई योजना है। एमएसएमई ओडीआर योजना, ठीक है, विलंबित भुगतान के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान के लिए इस योजना को शुरू किया गया। तो रैम्प योजना के तहत 3 उप योजनाओं को शुरू किया गया, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चले, रैम्प के बारे में जान लेते हैं। तो एमएसएमई प्रदर्शन को बढ़ावा और तेज करना, ठीक है, रैम्प कार्यक्रम को विश्व बैंक द्वारा, ठीक है, सहायता प्राप्त है, ठीक है। इसका लक्ष्य भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, जिसको एमएसएमई के प्रदर्शन में सुधार करना है। इसको, इस रैम्प कार्यक्रम को कब लॉन्च किया गया था? 2022। रैम का फुल फॉर्म एक बार मैं फिर से बता दूं, राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड बैंक का, इसकी वर्ल्ड बैंक के द्वारा चलाया जा रहा जो रहा स्कीम है, ठीक है, ध्यान में रखिए, वर्ल्ड बैंक एसोसिएटेड इनिशिएटिव है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब इसको सहायता कहाँ से मिलता है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। एमएसएमई का क्या होता है? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। फिर से बता दो, एमएसएमई का फुल फॉर्म माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्या होता है हिंदी में, क्या बोलेंगे? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। क्या बोलेंगे? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, ठीक है। अब आते हैं स्वयं सहायता ग्रुप, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। ये महिलाएं भी उड़ाएगी ड्रोन, ठीक है। अब यहाँ पे स्वयं सहायता ग्रुप के जो महिलाएं जो वो ड्रोन उड़ाएगी, ठीक है। कैबिनेट ने महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है। योजना के लक्ष्य कृषि उद्देश्य के लिए किसानों को किराए की सेवाएं प्रदान करने के लिए 2023-24 से 2025-26 की अवधि के दौरान 15,000 चयनित महिला, ठीक है, SHG ड्रोन प्रदान करना है, ठीक है। SG का मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, स्वयं सहायता समूह समान आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि के 15 से 25 सदस्यों के बने होते जो अपनी जीवन परिस्थिति को सुधार के लिए एक साथ आते हैं, ठीक है। मतलब इसमें एक दूसरे का मदद करना उद्देश्य होता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने 15 लोगों का यहाँ पे ग्रुप बना दिया, ठीक है। सबका यहाँ पे काम क्या रहेगा? सबका यहाँ पे काम रहेगा 50 रुपया प्रतिदिन इसमें जमा करना है, ठीक है, सपोज डेट बता रहा हूँ। तो प्रतिदिन के हिसाब से 15 आदमी है तो 15 पर 750 रुपया जमा हुआ, ठीक है। यही अगर महीना में अगर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, ठीक है, 22,500 के आसपास हो जाएगा अप्रोक्स, ठीक है। तो महीना में किसी भी महिला का जरूरत होगा तो सारा 22,500 रुपया एक आदमी को दे देगा, ठीक है। तो वो अपना कोई बिजनेस वगैरह शुरू कर सकती है, ठीक है। फिर वो धीरे धीरे पैसा चुकाएगी, फिर पैसा जमा होगा तो फिर कोई दूसरा ले लेगा, फिर कोई तीसरा ले लेगा। तो इस तरह का स्वयं सहायता समूह काम करती गाँव में, जो कि बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। सहकारिता के तौर पर भी काम किया जाता है।
HSG का एक सदस्य जो अच्छी तरह से योग्य है, 18 वर्ष से उससे अधिक का है, उसे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और ठीक है LFC द्वारा 15 दिवसीय परीक्षण के लिए चुना जाएगा। ठीक है, तो वो मतलब ये महिलाएं क्या उड़ाएगी, तो ड्रोन वगैरह उड़ाएगी। ठीक है, इसके लिए कितने ड्रोन उपलब्ध करवाया जाएगा? 15,000 महिलाओं को, चयनित महिला, ठीक है, HSC ड्रोन प्रदान करना है। ठीक है, 15,000 महिलाओं को। तो ये हो गया आपका, एक बार फिर से इसको रिपीट करवा दे रहा हूँ, केंद्र की योजना है। ठीक है, कृषि उड़ान योजना का संबंध सीधे सीधे ध्यान में रखिएगा, वैसे क्षेत्रों में हवाई सुविधा उपलब्ध करना है जिसके परिवहन की सुविधा की वजह से उनके उत्पाद एक जगह से दूसरे जगह नहीं पहुंच सकते। ठीक है, इसके लिए 58 हवाई अड्डों को शामिल किया है, क्योंकि पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्यों के इसमें 25 हवाई अड्डे हैं और 33 हवाई अड्डे अन्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है। ठीक है, दूसरा था भारतीय वन एवं लकड़ी प्रमाणीकरण योजना, खबरों में था, ध्यान में रखिएगा। इसके लिए क्या था, तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना शुरू की है। ठीक है, उसके बाद हम अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना रामसर साइट से संबंधित है। ठीक है, इसमें मुख्यतः कितने रामसर साइट चुने गए? 5 रामसर साइट चुने गए थे, जिसमें से हम बात करें तो 3 जो था हरियाणा में था, 2 जो था कहाँ पे था? ओडिशा में था। ओडिशा में दोनों का नाम क्या था? दोनों का नाम बता दे जरा। बहुत अच्छे बच्चे, ठीक है, क्या भितरकनिका और एक का नाम क्या था? चिल्का था। ठीक है, यहाँ पे बात करें हरियाणा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? सुल्तानपुर के अलावा कौन था? शिरपुर और यशवंत सागर। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे दिव्यांग जन का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। ठीक है, इसके लिए रैम्प कार्यक्रम, रैम्प का फुल फॉर्म आप लोगों ने बता दिया था, राइजिंग एक्सीलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस होता है। ठीक है, 2022 में इसको लॉन्च किया गया था। इसमें सहायता कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है, क्या बताएंगे या फिर नहीं बताएंगे? वर्ल्ड बैंक। बिल्कुल, वर्ल्ड बैंक करती है। ठीक है, ध्यान में रखना है। और MSME का फुल फॉर्म की बात करेंगे तो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं क्या उड़ाएगी? ड्रोन उड़ाएगी या फिर एरोप्लेन उड़ाएगी? क्या उड़ाएगी? ड्रोन। ठीक है, कितने महिलाओं को इसके लिए चयन किया जाएगा? ट्रेंड महिलाएं 15,000। ठीक है, उनको कितना दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा? 15 दिन का। उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? कम से कम 18 प्लस। बिल्कुल, ठीक है, 18 वर्ष उनकी उम्र सीमा होनी चाहिए। ठीक है, इसको आपको क्या रखना है, ध्यान रखना, 18 वर्ष या फिर उससे अधिक भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, बट कम नहीं होना चाहिए। अब हम लोग चलेंगे राष्ट्रीय। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो शुरू किया जाए। जी सर। राष्ट्रीय घटनाक्रम देखा जाए, क्लास में समय से आया कीजिए। ठीक है, आधा घंटा हो जाता उसके बाद आप लोग पहुंचते हैं, ऐसे काम चलेगा। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए। कितने राज्यों में? 5 राज्यों में। ठीक है, कौन कौन राज्य? मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ है, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ है, राजस्थान में चुनाव हुआ है। ठीक है, तीनों की तीनों हिंदी बेल्ट है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? हिंदी बेल्ट, मतलब हिंदी बहुभाषी लोग यहाँ पे है। ठीक है, उसके अलावा तेलंगाना में चुनाव हुआ है और मिजोरम में चुनाव हुआ है। ठीक है, तो 5 राज्यों का चुनाव हुआ है। ठीक है, अब सारे राज्यों के चुनाव पे विस्तृत चर्चा करेंगे। यहाँ से एक प्रश्न एग्जाम में बीपीएससी में ना पूछे, लेकिन अन्य एग्जाम वाला टीचर वगैरह को जो देना है वहां से प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो सारे राज्य का मुख्यमंत्री जहां जहां पे चुनाव हुआ है, कितने सीट है, सो सरकार किसकी बनी वो नहीं पूछेगा। ठीक है, लेकिन गवर्नर का नाम पूछ सकता है, याद कर लीजिएगा, अभी याद कर लीजिए, मैं करवा देता हूं। सबसे पहले चलेंगे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे हम, 54 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। नहीं सॉरी, यहाँ पे देखें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को जीत मिला। तेलंगाना में कांग्रेस के, ठीक है, BSR, कांग्रेस ने किसे हराया? BSR को हराया, ध्यान में रखेंगे। और जबकि मिजोरम के जोरम पीपुल्स मूवमेंट की जीत हुई। ठीक है, ध्यान में रखना है। कहां पे किसकी सरकार बनी पता चला? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी, और मिजोरम में किसकी सरकार बनी? जोरम पीपुल्स मूवमेंट की सरकार बनी। ठीक है, अब आते हैं छत्तीसगढ़ में। चलेंगे छत्तीसगढ़ में 54 सीटों पे बीजेपी को मिला, और कांग्रेस जो वहां पे सत्तारूढ़ थी, ठीक है, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी पहले से, उनको मात्र 35 सीटें मिला। ठीक है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, 163 सीटें जीतकर राज्य विधानसभा में स्पष्ट बहुमत हासिल किया। कांग्रेस जो थी 66 सीटों पे मात्र सिमट गई। राज्य में विधानसभा, चलते राजस्थान में, किनका माइकी को हो रहा है? राज्य में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ। 199 सीटों में से बीजेपी को 115 सीटें, कांग्रेस को 69 सीटों, अन्य दल को मतलब कितने मिले, या फिर निर्दलीय को 15 सीटें मिले।
तेलंगाना में 109 सीटें में से 64 सीट जीतकर 119 में से 64 सीटों पर जीत हासिल करके जीत की हैट्रिक उम्मीद कर रही थी। सत्तारूढ़ बीएसआर को मात्र 39 सीटें मिला। कांग्रेस को कितने सीटें मिली? 64 सीटें मिली। भाजपा 8 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर रही। पूर्वोत्तर राज्य की बात करें, कुल 40 सीटों पर चुनाव हुआ। ठीक है, विधानसभा का न्यूनतम सीटों की संख्या मिजोरम में है 40 ही है। ठीक है, कितने होना है न्यूनतम सीट, कितने होने चाहिए विधानसभा के? सॉरी 60 होने चाहिए, मिस्टेक 60 होना चाहिए। 60 होना चाहिए। मिजोरम में कितना है? तो मिजोरम में 40 है, विवाद है। ठीक है, विधान परिषद का न्यूनतम सीट आपकी 40 होनी चाहिए। ठीक है, मिजोरम विवाद में है, सिक्किम विवाद में है, गोवा विवाद में है और आपको एक पुडुचेरी विवाद में है। ठीक है, मतलब वहां पे 60 सीट से कम सीट है। तो यहाँ पे किसने? जोरम पीपुल्स मूवमेंट की जीत थी। अब चलिए सीट के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, चलिए बताना मध्य प्रदेश में कुल कितने सीटें विधानसभा के? 230, ठीक है, लोकसभा के 29, 11, राज्यसभा का सीट आ जाएगा। छत्तीसगढ़ में कितने सीट? 90, 11 सीट। ये सब नहीं भी याद रखेंगे तो काम चलेगा। विधानसभा का भी चुनाव है, याद रखिए। राजस्थान में कुल कितने सीट है? 200, तेलंगाना में कितने हैं? 119, में अभी जगह का सीएम याद है? मध्य प्रदेश का सीएम कौन बने? मोहन यादव, विष्णु सहाय नाम है ना उसका। राजस्थान के भजन लाल शर्मा, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, रेवंत रेड्डी। मिजोरम के लाल दुमोह। एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत सबसे पहला जो एमपी को जो हटाया जो गया था, लाल दहुमा ही था। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ जब आई थी 1985 में, तो सबसे पहले लाल दहुमा पे लगा। आईपीएस अधिकारी इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड भी रह चुके हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लाल दहुमा समझ गए? पार्टी का नाम तो पता है ना? पार्टी का नाम क्या है? लाल दहुमा का पार्टी का नाम जोरम पीपुल्स मूवमेंट। ठीक है, जोरम पीपुल्स मूवमेंट। ठीक है, तो क्लियर हो गया। फिर से रिपीट करो। मध्य प्रदेश में 230 सीट, छत्तीसगढ़ में 90, राजस्थान में 200, तेलंगाना में 119, ठीक है, मिजोरम में 40। चलिए आगे चलेंगे। अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 370 को जो हटाने जाने का जो संवैधानिक संशोधन किया था, उसको न्यायपालिका के द्वारा वैध कर दिया गया। ठीक है, अभी तक तो सरकार ने हटाई थी, लेकिन न्यायपालिका ने क्या किया, तो इसको मतलब वैध किया है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, आप चलेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 को रद्द करने वाले संवैधानिक आदेश को मतलब क्या माना? वैध माना है। ठीक है, एस्तर बोमई मामले में फैसले पर भरोसा करते हुए अनुच्छेद 370 को रद्द करने की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की कार्रवाई न्यायिक जांच के लिए खुली थी। ठीक है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि न्यायालय को राज्य आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति द्वारा लिए गए हर फैसले की समीक्षा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, राज्य के अंतरिम शासन के लिए राष्ट्रपति द्वारा दी गई अधिकांश कार्रवाइयां को राज्य सरकार सत्ता में लौटने पर मतलब क्या कर सकती है? उलट सकती है। जब ऐसी आपात स्थिति समाप्त हो जाती है, तब राज्य विधानमंडल की जगह संसद द्वारा अधिनियमित विधानों के बाद में राज्य विधानमंडल अनुरोध निरस्त किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, मतलब इसको 370 को वैध माना है। और कैसे कैसे वैध माना है, इसमें बहुत सारा संवैधानिक दांव पेच है। लेकिन सिंपल ध्यान में रखिएगा कि एसआर बोमई जो थे कर्नाटक के, मतलब कभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। वहां पे मतलब केंद्र सरकार ने 356 लगा के एसआर बोमई की सरकार को बर्खास्त कर दी थी। तो उसी के केस को हवाला देते हुए यहाँ पे एसआर बोमई मामले में फैसले पर भरोसा करते हुए अनुच्छेद 370 को रद्द करने की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य आपातकाल के दौरान, मतलब राज्य में जब इमरजेंसी लगा हो, उसके दौरान राष्ट्रपति की कार्रवाई न्यायिक जांच के लिए खुली थी। समझ रहे? अगर राष्ट्रपति अगर उस समय अगर मतलब कोई कार्रवाई अगर करते हैं इमरजेंसी के दौरान, तो उनका न्यायिक जांच हो सकता है। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं ना? ऐसा नहीं कि 356 के दौरान राष्ट्रपति के जो मन करेगा तोड़फोड़ मचा देंगे मतलब वहां पे। ठीक है, नहीं, उसका न्यायिक जांच हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि न्यायालय को राज्य आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति द्वारा दिए गए हर फैसले की समीक्षा नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी लेगा तो फिर सारा फैसला को जांच करेंगे, सारा फैसला को जांच नहीं करेंगे।
ठीक है। राज्य के अंतरिम शासन के लिए राष्ट्रपति द्वारा दी गई अधिकांश कार्रवाइयों के राज्य सरकार सत्ता में लौटने पर उलट सकती है। अब 356 के दौरान अगर राज्य सरकार ने 356 के दौरान राष्ट्रपति ने अपने शक्ति का प्रयोग करके किसी प्रकार का हेरबदल अगर करती है, तो फिर से वहां पे अगर विधानसभा मतलब सत्ता में आती है, काम करने लगती है, तो वहां का विधानसभा चाहे तो राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए फैसलों को मतलब पलट सकती है। ठीक है, नियम भी है। अगर मान लीजिए राज्य सूची के विषय पर कोई कानून भी अगर बना दिया, राज्य सूची के विषय पर अगर कोई कानून भी अगर संसद बना दिया, तो वहां पे मतलब भी वहां पे जब विधानसभा जब राज्य में काम जब करने लगेगी, तो जो चाहेगी तो उस कानून को हूबहू रख सकती है, चाहेगी तो उस कानून का मतलब क्या कर सकती है, पूरी तरीके से हटा सकती है, चाहेगी तो उस कानून को फेर बदल करके आंशिक परिवर्तन के साथ भी अपना सकती है। ठीक है, ये पावर होता है। तो ये एसआर बोमई वाला मामला जो था, ठीक है, ये 370 वाला केस में आया था। एसआर बोमई बीजेपी के बड़े नेता थे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। ठीक है, वो भी केस कोर्ट में गया था। अब आते जम्मू कश्मीर पुनर्गठन दूसरा संशोधन विधेयक 2023 पारित, खबरों में था। ठीक है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन दूसरा संशोधन विधेयक 2023 संसद से पारित हुआ। प्रमुख बिंदु की बात करेंगे, विधेयक में महिलाओं के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। कितने प्रतिशत? 33%। इसका उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश में कानून बनाने की प्रक्रियाओं में जनप्रतिनिधियों के रूप में महिलाओं का अधिक प्रतिनिधित्व और भागीदारी को सक्षम करना है। केंद्र शासित प्रदेश सरकार विधेयक 2023 भी लोकसभा में पेश किया गया। यह विधेयक पुडुचेरी विधानसभा महिलाओं के लिए 33% आरक्षित करने का प्रावधान करता है। ठीक है, तो अब कहां कहां पे हो जाएगा? अगर विधानसभा रहेगा तो दिल्ली में भी 33% आरक्षण देगा महिलाओं को, केंद्र शासित प्रदेश, पुडुचेरी में भी हो जाएगा, और जम्मू कश्मीर में भी आपको, जम्मू कश्मीर अगर राज्य में विधानसभा में, वहां पर भी 33% महिलाओं का आरक्षण मिलेगा। मतलब लगभग तीनों विधानसभा महिलाओं को 33% आरक्षण मिल गया। और साथ में अगर बात करेंगे सभी राज्यों में महिलाओं को, तो 33% आरक्षण है ही नहीं। लेकिन लागू कब होगा ये? इलेक्शन के बाद, अगला परिसीमन से। ठीक है, अगला परिसीमन कब होगा? 26 से लागू होगा। ठीक है, मतलब परिसीमन के बाद लागू होगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। दूरसंचार विधेयक 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी दे दी, खबरों में था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए दूरसंचार विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी है। क्या है यहाँ पे? तो दूरसंचार विधेयक 2023 संसद में पास होने के बाद राष्ट्रपति को मंजूरी मिल गई। विधेयक दूरसंचार सेवाओं और दूरसंचार नेटवर्क के विकास, विस्तार और संचालन से संबंधित कानून में संशोधन और समेति करने का प्रयास करता है। यह भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, ये सभी पूछ देगा। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम कब? 1885। भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम 1933 और टेलीग्राफ तार गैर कानूनी कब्जा अधिनियम 1950 को निरस्त करता है। ठीक है, ये भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई, ठीक है, अधिनियम 1997 में भी संशोधन करता है। ठीक है, ट्राई, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, सारा नेटवर्क वगैरह जो था, मोबाइल कंपनियां बोल रहा हूँ, ठीक है, जो टेलीकॉम सुविधा वगैरह देती है, सब ट्राई के अंतर्गत ही मतलब दिशा निर्देश में काम नेटवर्क कंपनियां। हाँ, विधायक ट्राई अधिनियम में संशोधन करके निम्नलिखित व्यक्तियों को भी अनुमति देता है। अध्यक्ष के रूप में काम करने के लिए कम से कम 30 साल का पेशेवर अनुभव होना चाहिए। सदस्यों के रूप में काम करने के लिए कम से कम 25 साल का पेशेवर अनुभव होना चाहिए। इस विधेयक के अनुसार फर्जी सिम लेने पर 3 साल जेल और 50 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। ठीक है, फर्जी सिम खरीदेगा तो क्या होगा? 3 साल का जेल भी होगा और 50 लाख तक का जुर्माने के भी प्रावधान है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ट्राई विधेयक अधिनियम संशोधन करके निम्नलिखित व्यक्तियों को भी अनुमति देता है। अध्यक्ष के रूप में काम करने के लिए 30 वर्ष और पेशेवर अनुभव होना चाहिए। साथ में सदस्य के रूप में काम करने के लिए कम से कम 25 साल का पेशेवर अनुभव होना चाहिए। ठीक है, और सदस्यों के रूप में काम करने के लिए कम से कम 25 साल का उम्र, साथ में पेशेवर अनुभव भी होना चाहिए। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और साथ में इस विधेयक के अनुसार फर्जी सिम लेने के लिए 3 साल जेल जाएंगे और कम से कम 50 लाख रुपए तक की जुर्माना हो सकती है। ठीक है, अब आते हैं जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 लोकसभा में पारित हो गया। क्या है ये? तो लोकसभा में जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पारित हुआ। क्या क्या था इसमें देखेंगे। अब यहाँ पे ये विधानसभा का सीट वगैरह जो था पहले चेंज हुआ है, तो ये सब प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। पहले सीट कितनी थी इसमें?
पुनर्गठन विधेयक में जम्मू कश्मीर की विधानसभा के सीटों की कुल संख्या 107 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, नोट कर लीजिएगा। 114। 14। ठीक है, 107 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, तो ध्यान रखिएगा 114 सीट कर दिया गया। पहले 107 थी, अब 114 हो गया। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों के लिए 9 सीटें आरक्षित की गई। अनुसूचित जनजाति मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए कितने सीट आरक्षित किए गए? 9। यह बढ़ोतरी परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पे आधारित है। ठीक है, ध्यान में रखना है। जम्मू कश्मीर में पहले 37 सीटें थी जो बढ़कर 43 हो गई। जम्मू कश्मीर में पहले कितनी सीटें थी? 37 थी, अब बढ़कर 43 होगी। और कश्मीर पहले 46 थी जो बढ़कर 47 हो गई। ठीक है, आज कितने सीटें जो है पीओके में? पीओके का मतलब पाक ऑब्जर्व कश्मीर, मतलब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लिए कितनी सीटें आरक्षित रखी गई है? 24। तो टोटल सीटें कितनी हो गई? 37 थी, आपको जम्मू में बढ़कर 43, कश्मीर में पहले कितना थी? 46 थी, बढ़कर कितना हो गया? 47। अब पीओके के लिए कितनी सीटें? 24 सीटें। ठीक है, 4 3 7 3 10 के 0 हासिल 1 4 4 8 है 2 कितना है? 114 हुआ। 114 कहाँ से हुआ? 4 3 7 3 10 कुछ सीट रिजर्व होगा, महिला के लिए भी तो होता है ना। ठीक है, 110 ही आ रहा है ना। अच्छा, गलती लिख दी गई, इस 47 है नहीं, 47 न है। अच्छा ये गलत लिख दिए थे। 114 हो जाएगा। ठीक है, पहले आपको जम्मू में कितनी सीटें थी? 37 बढ़कर 43 हो गया। कश्मीर में 46 थी, बढ़कर 47 हो गया। और 24 सीटें कितने लिए? पीओके के लिए है। ठीक है, पहले 160 सीटें थी, बढ़कर कितने सीटें बढ़ गई? तो 114 सीटें हो गई। 4 सीट मतलब कितने? 7 सीट लगभग बढ़ा है। ठीक है, अब चलेंगे आगे। यह संशोधन उपराज्यपाल को विधानसभा में 3 सदस्यों को नामित करने का अधिकार देता है। ठीक है, उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए। जम्मू कश्मीर के विधानसभा में कितने सदस्यों को नामित कर सकते हैं? 3 सदस्य। 3 सदस्य, जिसमें महिलाएं कितनी होगी? एक महिला सहित। कश्मीरी प्रवासी समुदाय के कितने लोग होंगे? 2। ठीक है, ध्यान रखिए 2 होंगे। ठीक है, तीसरा सदस्य कहां से होगा? पीओके के लोगों का प्रतिनिधि होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कश्मीरी प्रवासी समुदाय के 2 सदस्य है, इसमें से एक महिला भी है। ठीक है, एक महिला एक पुरुष होगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, एक महिला सहित कश्मीरी प्रवासी समुदाय के 2 सदस्य, और तीसरा सदस्य जो होगा पीओ के लोगों का प्रतिनिधि करेगा। ठीक है, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर कितने लोगों को नियुक्त कर सकते हैं? यहाँ पे विधानसभा में मनोनीत कर सकते हैं 3 लोगों को। कश्मीर से 2 और पीओके से कितना? पीओके से 1। तो कश्मीर से जो 2 को चुनेंगे उसमें से एक महिला भी शामिल होगी। ठीक है, जिन्होंने 1947 1965 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध केवल भारत में शरण ली थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, वैसे लोग चुने जाएंगे। जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक, जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में कमजोर और वंचित वर्ग, सामाजिक जाति शब्द को केंद्र शासित प्रदेश द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग से बदलने का प्रयास करता है। ठीक है, उतना चीज ध्यान में नहीं रखना है। 160 सीटें था, 114 हो गया। 43 सीटें जो थी जम्मू से आएगी, 47 सीटें कश्मीर से आएगी, 24 सीटों पीओके से आएगी। 3 लोगों को मतलब राज्यपाल उपराज्यपाल मनोनीत करेंगे, जो कि कश्मीर प्रवासी जो होंगे, कश्मीर प्रवासी समुदाय के 2 सदस्य होंगे। तीसरा सदस्य जो होगा पीओके से आएगा। कश्मीर प्रवासी वाले सदस्यों में से एक महिला भी होगी। ठीक है, अब आते हैं प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक। प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 संसद से पारित हो गया। संसद ने प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 मतलब पारित किया है। क्या है? तो यह प्रेस और पुस्तक पंजीकरण नियम 1867 को निरस्त करता है। ठीक है, 1867 वाला ब्रिटिश कालीन कानून था, प्रेस और पुस्तक पंजीकरण नियम, उसको निरस्त करता है। विधेयक का उद्देश्य भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के प्रेस रजिस्ट्रार जनरल द्वारा पत्रिकाओं के शीर्षक सत्यापन और पंजीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया को सरल बनाना है। विधेयक में समाचार पत्रों के प्रसार और सत्यापन से संबंधित प्रावधान है। इसमें भारत में विदेशी भारत के विदेशी पत्रिकाओं के प्रतिकृति संस्करणों के प्रकाशन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी का भी प्रावधान है। विधेयक में अपीलीय बोर्ड का प्रावधान है, जिससे प्रेस और पंजीकरण अपीलीय बोर्ड कहा गया है। जिसे भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष और इनके सदस्यों में से भारतीय प्रेस परिषद द्वारा नामित 2 सदस्य शामिल होंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखना, प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 संसद में पारित हुआ, जो कब का कानून था? 1867 का कानून था। ठीक है, विधेयक का उद्देश्य भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार,
के प्रेस रजिस्ट्रार जनरल द्वारा पत्रिकाओं का शीर्षक सत्यापन करना है और पंजीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया को भी सरल बनाना है, ठीक है। और साथ में जो विदेशी पत्रिकाएं जो होगी ना, कि प्रतिकृति संस्करणों के प्रकाशन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी का प्रावधान है, मतलब केंद्र सरकार से उनको पहले मंजूरी लेना पड़ेगा। 1867 का कानून था, ये आपको भूले नहीं, ठीक है। अब आते हैं केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय को मंजूरी दी गई है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 संसद में पारित हुआ, जिसके तहत तेलंगाना में क्षेत्रीय जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए। कहां पे किया जाएगा? तेलंगाना में। लोकसभा ने 7 दिसंबर 2023 को तथा राज्यसभा ने 13 दिसंबर को केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 ध्वनि मत से पारित किया। ध्वनि मत जहां पे वोटिंग करना नहीं होता, बोलेगा पक्ष में कितने तो पक्ष में इतने, विपक्ष में कितने तो विपक्ष में इतने, उसका स्पीकर बोलेगा पक्ष में ज्यादा लोगों की संख्या दिख रही है इसीलिए इसको पारित किया जाता है, ठीक है। मतलब हाथ उठाने से पता चल जाता पक्ष में कितने विपक्ष में कितने हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं ध्वनि मत से, ठीक है, स्पीकर तय करता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि जहाँ पे 500 आदमी है तो हाथ उठाएगा तो पता चलेगा 300-400 आदमी हाथ उठा दिया, कुछ ही लोग का कम है तो वोट कराने की क्या जरूरत है, बहुमत से हो जाएगा। और जहां पे पता चलता है जिसमें 100 लोग है और पता चला 50-40 आदमी हाथ उठाए हुए हैं, ठीक है, 50 आदमी हाथ नहीं उठाए हुए, 10 आदमी कुछ नहीं किए हुए हैं, तो ऐसे कंडीशन में पता नहीं चलता से किधर जा रहा है, मतलब तब जाके मतलब क्या होता है, फिर वोटिंग वगैरह करवाना पड़ता है। जाकि जो अच्छा फैसला जो होता है ना, मतलब सभी के डेवलपिंग के लेकर होता है, तो ध्वनि मत से ही पारित हो जाता है। विधायक केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के संशोधन करता है, जो विभिन्न राज्यों में शिक्षण और अनुसंधान के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करता है। विधायक में तेलंगाना में एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान है, जिसका नाम क्या रखा गया, नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शमक्का शरक्का केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा। क्या नाम है इसका? शमक्का शरक्का केंद्रीय शरक्का, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, हाँ, इसका नाम ध्यान में रखेंगे। क्या नाम है इसका? तो समक्का सरक्का, ठीक है, केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय होगा। ये मुख्य रूप से भारत की जनजातीय आबादी के लिए उच्च शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं अवसर प्रदान करेगा। 889.07 करोड़ रुपए की लागत से विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। विश्वविद्यालय में 11 विभागों वाले 5 स्कूलों के तहत स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट स्तर की पाठ्यक्रम होंगे, ठीक है। तो विभाग में यहाँ पे विश्वविद्यालय जो बन रहा है तेलंगाना में जनजातीय विश्वविद्यालय, उसमें विभाग कितने होंगे? कितने विभाग? 11 विभाग होंगे, जिनमें से ग्रेजुएशन की डिग्री, पीजी की डिग्री और डॉक्टरेट की स्तर के पाठ्यक्रम होंगे। विश्वविद्यालय का नाम, ठीक है, माँ बेटी, ठीक है, माँ बेटी समक्का और शरला माँ के नाम पे, ठीक है, रखा गया है। जो कि बात करेंगे शमक्का और शरला माँ को आमतौर पे सरक्का के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। शमक्का शरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय रखा गया है, जिन्हें तेलंगाना के आदिवासी समुदाय की रक्षा के लिए भेजी गई आदि पराशक्ति का अभिव्यक्ति माना जाता है, ठीक है। तो ये जो नाम जो रखा गया है शमक्का और सरक्का, दोनों आपस में क्या है? माँ बेटी, माँ बेटी है, ठीक है। अब इसका अगर बात करेंगे, इसका मैथोलॉजी अगर देखेंगे, प्राचीन में जाएंगे तो यहाँ पे क्या बोला जाता है, मतलब बोला जाता है मतलब इन दोनों को, ठीक है, तेलंगाना के आदिवासी समुदाय की रक्षा के लिए भेजी गई आदि शक्ति, ठीक है, सॉरी, आदि पराशक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है, एक बोल सकते हैं जनजातियों की देवी, ठीक है, सिंपल शब्दों में, ठीक है। 11 विभाग बनाए गए। केंद्र सरकार ने 889.07 करोड़ रुपए की लागत से विश्वविद्यालय की स्थापना की है। अब यहाँ पे देखें, केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन किया गया है, तो विभिन्न राज्यों में शिक्षण अनुसंधान के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करता है, ठीक है। बिहार में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? 889.07 बिहार में 3 है। कौन कौन? 2 है कि 3 है? 3 है ना? कितने हैं? 2 है कि 2 है, नालंदा। हाँ, नॉर्थ में है, ये वाला वो मोतिहारी वाला, साउथ में गया में शायद 4 को है सर। वो पूसा वाला भी तो वो केंद्रीय में ही काउंट होता है ना? 4 को केंद्रीय विश्वविद्यालय सर बिहार में, ठीक है, तो गूगल करके देखिएगा। पूसा वाला है। एक नालंदा विश्वविद्यालय है, हाँ हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है, जी जी, है ना? कहाँ पे है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विद्यालय? पूसा समस्तीपुर वाला में है। उसका दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय है। उसके बाद मोतिहारी वाला है, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी में जो खुला है नया वाला,
एगो मोतिहारी में है, एगो गया में है, एगो समस्तीपुर में है, और एगो कौन हो गया, एगो नालंदा में है। नहीं, 4 गो। सही बताया उन्होंने? नालंदा वाला, मोतिहारी वाला, गया वाला और समस्तीपुर वाला, ठीक है। 4 गो है, ठीक है। अगर इस पे एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे एआई शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा पत्र अपनाएगा। एआई शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, चर्चा में था अभी? अरे कितना बार करंट के सवेरे के क्लास में पढ़ा पढ़ा के थक गए। कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली। नई दिल्ली में हुआ था एआई शिखर सम्मेलन। में हुआ है ना? बैलेचिले में हुआ था, ठीक है। बैलेचिले यूके में पड़ता है। बैलेचिले घोषणा पत्र ध्यान में रखेंगे। एआई शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा को अपनाया गया। खबरों में था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा को अपनाया। घोषणा में, ठीक है, जीपीआई के सभी 29 सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से अपनाया। घोषणा कहता है जीपीआई क्या होता है भाई? जीपीएआई होता होगा कुछ, ठीक है। ग्लोबल साउथ के देशों पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। दुनिया के सभी लोगों को एआई प्लेटफॉर्म पर समाधानों को लाभ उपलब्ध कराएगा, ठीक है। जीपीआई राष्ट्र के सदस्यों को एआई ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, सुरक्षा पर वैश्विक ढांचा बनाने और एआई समाधान का लाभ सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए जीपीआई प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की सहमति दिखाई है, ठीक है। कितने सदस्य देश है? 29, ठीक है। 29 देशों के साथ साथ बहुहितधारक पहल है जिसका उद्देश्य एआई से संबंधित प्राथमिकताओं पर अत्याधुनिक अनुसंधान और व्यावसायिक गतिविधियों का समर्थन करके सिद्धांत और व्यवहार के बीच में अंतर को कम करना, ठीक है। बैलेचिले घोषणा पत्र जो है एआई से संबंधित है। बगोटा की बात करेंगे, डॉल्फिन से संबंधित है। दोनों घोषणा पत्र भी चर्चा में रहा था, आप लोग भी इसको याद रखेंगे, ठीक है। फ्रांस के राष्ट्रपति साहब की बात करें, गणतंत्र दिवस में मतलब मुख्य अतिथि थे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन है, ठीक है, ध्यान रखें। इमानुएल मैक्रोन है जो कि 75वें गणतंत्र दिवस के समारोह में, ठीक है, मुख्य अतिथि थे। इस बार दोनों देश की बात करेंगे तो भारत फ्रांस राजनीतिक साझेदारी की कितनी 25वें वर्षगांठ मना रहे हैं, ठीक है। भारत और फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी की कितनी वर्ष है? 25वें वर्ष है, ठीक है। विशेष रूप से 6ठी बार होगा जबकि फ्रांसीसी नेता गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। कितनी बार होगा? 6 टाइम्स। कितनी बार? 6 टाइम्स, ठीक है। अब बात करेंगे तो सबसे पहले आप देखोगे तो मतलब पहले बार कौन थे? पहली गणतंत्र दिवस में हमारा मतलब मुख्य अतिथि, नाम इसका आप लोग भूल जाते हैं बार बार। इंडोनेशिया के थे, नाम बताइए। किसी को नाम नहीं याद है? डॉक्टर सुकुर्नो। क्या, क्यों नाम भूल जाते? नाम टफ लगता है क्या? हमको तो बड़ा अच्छा लगता है बोलने में, डॉक्टर सुकुर्नो, ठीक है। पहले मुख्य अतिथि थे, ठीक है। 14 जुलाई 2023 को पेरिस में आज बैस्टिल डे परेड में प्रधानमंत्री मोदी सम्मानित अतिथि थे। बैस्टिल डे परेड प्रत्येक साल फ्रांस में होने वाला सैन्य परेड है, ठीक है। बास्टिल, BASTL, बास्टिल क्या था? किला था। क्या था ये? किला था, ठीक है। राजा का शक्ति का केंद्र माना जाता है, ठीक है। तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, ठीक है, पेरिस के भीड़ ने किला पे हमला किया, किला के तोड़ दिया, ठीक है। किला के तोड़ने के बाद किला के मामूली तरीके से नहीं तोड़ा, वहां पे जो किलेदार जो था उसकी हत्या कर दी, ठीक है। जितने लोग जो यहाँ पे बंद थे सबको भगा दिया यहाँ से, और किला का एक एक ईंट जाके बाजार में बेच दिया, ठीक है। मतलब टोटल किला का ईंट भी जाके बाजार में बेच दिया ताकि यादगार के तौर पे, ठीक है। क्योंकि बास्टिल का किला जो था राजा के शक्ति का प्रतीक था, ठीक है। तो बास्टिल द परेड जो होता है यहीं से मतलब क्या होता है? फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। लोग आपस में मार्सिले गाते हुए किला पे हमला किया, पेरिस की मॉब, ठीक है, मॉब ऑफ पेरिस कहा जाता है इसको, ठीक है। और ये बास्टिल डे का परेड जो होता है आपको भारत में भी सेलिब्रेट किया जाता है, पुडुचेरी में, हाँ, पांडिचेरी में सेलिब्रेट किया जाता है, ध्यान में रखेंगे। और ये आपका फ्रांस का राष्ट्रीय पर्व है जो कि प्रतिवर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। क्या होता है? सैन्य परेड होता है। हमारे यहाँ भी एक सैन्य परेड होता है, ठीक है। 26 जनवरी क्या हम लोग अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं कि नहीं 26 जनवरी में? उसी तरह से फ्रांस में भी किया जाता है। भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, जो 1950 में इसी दिन लागू हुआ था। गणतंत्र दिवस के अवसर पे परंपरा रही से विदेशी मेहमान हमारे यहाँ आते हैं, ठीक है। गणतंत्र की बात करेंगे, प्रस्तावना से पता चलता है कि भारत एक निर्वाचित प्रमुख है जिसे राष्ट्रपति कहा जाता है। मैंने कल मेंस के क्लास में दिखाया था गणतंत्र कहने का। देखिए, गणतंत्र होता है, एक होता है लोकतंत्र होता है, ठीक है।
तो लोकतंत्र बहुत जगह हो सकता है, लेकिन वो जरूरी नहीं है गणतंत्र ना हो, ठीक है। ब्रिटेन कभी भी अपने आप को ये नहीं कह सकता सिर्फ गणतंत्र है, क्योंकि वहां पे जो मतलब राष्ट्र प्रमुख जो होते हैं निर्वाचित नहीं होते हैं, जहां तक की बात के वंशानुगत होते हैं, तो वो अपने आप को लोकतंत्र तो कह सकता है, ठीक है। और वहां पे लेकिन गणतंत्र, हालांकि ब्रिटेन जो है आपका लोकतंत्र भी नहीं है। ब्रिटेन के संदर्भ में कहा जाता है संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? संवैधानिक राजतंत्र राष्ट्र कहते हैं, ठीक है। संविधान है वो भी मौखिक रूप से संविधान है, ठीक है, लिखित नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या गणतंत्र है, क्योंकि हमारा राष्ट्र प्रमुख जो होता है निर्वाचित होते हैं, भले ही अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं लेकिन निर्वाचित होते हैं, इसलिए हम लोग गणतंत्र हैं। वो अप्रत्यक्ष रूप से 5 वर्ष के निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है, ठीक है। जबकि ब्रिटेन वगैरह में क्या वंशानुगत है। तो कभी भी गणतंत्र कभी भी बोले, लोकतंत्र मतलब जनता का शासन, जहां पे जनता के मतलब जनता को वोट का अधिकार होता है, जनता अपने प्रतिनिधि को चुनते, तो वो लोकतंत्र होगा। लेकिन गणतंत्र बोलेंगे तो मतलब राष्ट्र प्रमुख जो होगा मतलब क्या होगा, निर्वाचित होगा, ठीक है, वंशानुगत नहीं होगा, तब जाके वो गणतंत्र बनेगा। तो जो देश लोकतंत्रात्मक है वो गणतंत्रात्मक हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो देश अगर गणतंत्रात्मक है तो उसके लिए लोकतंत्रात्मक होना जरूरी हो जाएगा। गणतंत्र है तो ऑटोमेटिक लोकतंत्र भी होगा, लेकिन लोकतंत्र है तो जरूरी नहीं सो गणतंत्र होगा, ठीक है। अब आ गया, ज्यादा है क्या इसमें? आई थिंक ज्यादा है, ठीक है, यहीं पे समाप्त करता हूं। 10 तक करवाया ना? 10 करवा दूं? उपराष्ट्रपति ने 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने केरल के तिरुवनंतपुरम में 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन हुआ है, ठीक है, केरल में हुआ है, ठीक है, 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का, ठीक है। एक शब्द निकल कर आता है इसके लिए, आयुष मंत्रालय बना हुआ है, AYUSH, ठीक है, ध्यान रखिए इसके सबसे मतलब यहाँ से सारी चीजें निकल जाती है। वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 1 से लेकर 5 दिसंबर तक केरल राज्य की राजधानी में आयोजित किया गया। थीम क्या था? हेल्थ केयर में उभरती चुनौतियों एवं पुनः उत्थान आयुर्वेद। एक्सपो में देश के सभी प्रमुख आयुष संस्थानों ने अपने स्टॉल लगाए। 20 आयुर्वेद कॉलेज के मंडप शामिल थे। GAF, ठीक है, 2023 में आयुर्वेद चिकित्सा पर्यटन और भारत की पहली समर्पित बिजनेस टू बिजनेस बैठक भी हुई, ठीक है। तो कहाँ पे हुआ है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ पे हुआ है? केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ है, ठीक है, 5वें नंबर का था। उद्घाटन किसने किया? उपराष्ट्रपति ने इसका उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति साहब का नाम क्या है? जगदीप धनखड़ है, ठीक है। आगे की क्लास जो है हम कल 11 नंबर से कंटिन्यू करेंगे, 10 तक अभी करा दिया हूँ, ठीक है। 11 से लेके जितना भी है कल के क्लास में समाप्त होगा, ठीक है। तो करंट आज यहीं पे होता है, उसके बाद हम आगे के सब्जेक्ट हम लोग देखते हैं।